नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पुतिन के करीबी दोस्त को यूक्रेन ने किया गिरफ्तार, रिहाई के लिए जेलेंस्की ने रखी शर्त। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आर्थिक मुश्किलों का है पहाड़, श्रीलंका की राह पर जाता दिख रहा है पाकिस्तान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत को G7 सम्मेलन में बुलाने को लेकर असमंजस में है जर्मनी। रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन रूस विवाद में इंडिया के रुख पर चर्चा के बाद होगा फैसला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह पहुंचे हवाई और अमेरिका की भारत प्रशांत कमान मुख्यालय का लेंगे जायजा, रक्षा क्षेत्र के लिए अहम है ये यात्रा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र कोरोना के फिर से बढ़ते मामले ने बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पुतिन के करीबी दोस्त को यूक्रेन ने किया गिरफ्तार, रिहाई के लिए जेलेंस्की ने रखी शर्त। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध का आज 49वां दिन है, लेकिन युद्ध के 49वें दिन यूक्रेन ने पुतिन के सबसे खास दोस्त को गिरफ्तार कर इस युद्ध में पेट्रोल डाल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेदेव को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी रिहाई के बदले राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना फिलहाल रूस के लिए संभव नहीं है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पिछले 2 हफ्तों में हमले की रफ्तार को कम कर देने वाला रूस अब यूक्रेन में भीषण हमले कर सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में आर्थिक मुश्किलों का पहाड़, श्रीलंका की राह पर जाता दिख रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने आर्थिक चुनौतियों का अंबार है। पूर्ववर्ती इमरान सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही थी, वो संकट लगातार और गहरा रहा है। पाकिस्तान की नई सरकार के सामने बड़ी समस्याओं में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ती महंगाई और सरकार पर बढ़ रहे कर्ज का बोझ शामिल है। देश में आयात बढ़ने के कारण व्यापार घाटा $35 अरब तक पहुंच चुका है। यदि पाकिस्तान ने समय पर कर्ज अदायगी नहीं की तो वो भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्टर बन सकता है। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री आतिफ आर मियां ने एक लंबा ट्विटर थ्रेड लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को अर्थव्यवस्था बुरे हाल में मिली थी, लेकिन उनके शासनकाल में ये बदतर हो गई। उन्होंने लिखा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार से करोड़ों लोगों ने ऊंची उम्मीदें जोड़ी थी, उसका अंत बड़ी नाकामी के साथ हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग सत्ता में आए हैं वो इस पर और अपनी पिछली नाकामियों से भी सबक लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को G7 सम्मेलन में बुलाने को लेकर असमंजस में है जर्मनी। रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन रूस विवाद में इंडिया के रुख पर चर्चा के बाद होगा फैसला। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की निंदा नहीं करने पर जर्मनी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में आयोजित होने वाली G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए या फिर नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर इसकी जानकारी दी है। इस गोपनीय जानकारी को साझा करने वाले लोगों ने बताया कि जर्मनी बवेरिया में होने वाली बैठक में सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को अतिथि के रूप में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत विचाराधीन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह पहुंचे हवाई, अमेरिका की भारत प्रशांत कमान मुख्यालय का लेंगे जायजा, रक्षा क्षेत्र के लिए अहम है ये यात्रा। जहां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को हवाई पहुंचेंगे और यहां वो होनोलुलु में स्थित अमेरिका की भारत प्रशांत रक्षा कमान मुख्यालय का जायजा लेंगे। यह अमेरिकी सेना की एकीकृत कमान है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना ने फिर से बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो संक्रमण की स्थिति पर नजर रखें। नए वेरिएंट की वजह से जो मामले नए सामने आ रहे हैं उनकी निगरानी प्रक्रिया को और चुस्त दुरुस्त करें। मांडविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर
पर भी निगाहें रखें और उनमें किसी तरह की कमी न आने दें। हालांकि उन्होंने कोरोना ओमिक्रॉन के XI वेरिएंट के कारण किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत अभी नहीं है ये मानी है, लेकिन सावधानी बरतने के लिए जरूर चेताया है। और उनके मुताबिक अभी दुनिया से कोरोना महामारी गई नहीं है, इसीलिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने, आपस की दूरी बरतने जैसे एहतियाती कदम सभी को उठाते रहने चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक पैकेज बढ़ाने की तैयारी, दौरे के दौरान पीएम मोदी कर सकते हैं इसका ऐलान। जहां दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल को सांबा के पल्ली गांव में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में अहम होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 28,400 करोड़ के औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं और इसके मद्देनजर निवेशकों को और प्रोत्साहन के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए खाड़ी देशों समेत देश विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है और इसी बीच जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव को विकास मॉडल के रूप में देश दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए औद्योगिक विकास पैकेज को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कार्यक्रम में दुबई के निवेशकों को भी बुलाने तैयारी है और यह संदेश देने का भी प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने में अब कोई अड़चन नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने यूपी की लीडरशिप को दिया 2024 में जीत का मंत्र, बैठक की इनसाइड स्टोरी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब पूरी बीजेपी एकजुट हो गई है और इसकी एक झलक उस समय दिखी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बीजेपी के सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान उन गेम चेंजर योजनाओं पर बातचीत हुई जिसका असर आम चुनाव में देखने को मिलेगा। आम चुनाव से पहले मोदी ने यूपी की लीडरशिप को मंत्र दिया क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी की गद्दी से होकर जाता है और इसीलिए आने वाले समय में यूपी में और बेहतर काम करने का टास्क लीडरशिप को पकड़ाया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के बाहर पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा का प्लान, 150 देशों के राजदूतों से होगी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने सबसे स्वर्णिम दौर में है। हाल ही में पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया और इसी कड़ी में अब पार्टी ने फैसला लिया है कि वो देश के बाहर अपनी पहुंच बढ़ाएगी और आने वाले महीनों में पार्टी 150 से ज़्यादा देश के राजदूतों से जुड़ने की योजना बना रही है और इसके लिए भाजपा ने बाकायदा प्लान भी तैयार किया हुआ है और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भाजपा के विदेश मामलों का विभाग सक्रिय हो गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी ने बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर विजय चौथाईवाले के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए पार्टी ने राजदूतों को 8-9 समूहों में विभाजित किया है। प्रत्येक समूह में लगभग 10-15 राजदूत हैं और उन्हें अफ्रीकी, पूर्वी एशियाई, खाड़ी राष्ट्रमंडल और उत्तरी अमेरिका देशों सहित समूहों में विभाजित किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में कोरोना के मामलों ने तोड़ा रिकॉर्ड, भारत ने शंघाई में बंद की काउंसलर सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। चीन में कोरोना की तीसरी लहर काबू में नहीं आ रही है और सख्त प्रतिबंधों के बावजूद चीन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और सरकार ने बुधवार को बताया कि 12 अप्रैल को कोरोना के जो 15,141 नए मामले सामने आए थे, जबकि लक्षण वाले 1190 मामले मिले हैं और एक ही दिन पहले यहां पर 22,348 मामले थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में परिसीमन अप्रैल अंत तक पूरा होने की संभावना, फिर होगा चुनाव का फैसला। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। जहां दोस्तों परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र द्वारा सुरक्षित समेत सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी जाएगी क्योंकि उन्होंने आयोग को अधिसूचित किया था और उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की समरी में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह ने शहबाज शरीफ को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कश्मीर मुद्दे के बयान पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई के साथ चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहता हूं कि वो आतंकवाद काबू में रखें। उन्हें शुभकामनाएं। समाचार एजेंसी ANI के साथ चर्चा में पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि
कि ये स्पष्ट है कि जब भी अमेरिका व भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है तो आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है। हमने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता में भी इस पर विचार किया। अमेरिका से किसी आश्वासन का सवाल नहीं, हमने चर्चा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आवाम को तय करने दीजिए, इमरान खान ने की पाकिस्तान में तुरंत चुनाव कराने की मांग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में तत्काल चुनाव कराने की मांग उठाई है। सोमवार को देश के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही इमरान खान ने यह मांग की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने ट्विटर पर कहा कि लोगों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से तय करने दे कि वो किसे अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 13 अप्रैल को पेशावर में एक रैली करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि हम तत्काल चुनाव कराने की मांग करते हैं क्योंकि आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से लोगों को निर्णय लेने दें कि वो किसे अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन क्या फिर दुनिया को कर देगा लॉक? सिर्फ संघाई नहीं, 29 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हां दोस्तों, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट न केवल चीन के संघाई शहर में बल्कि 29 अन्य राज्यों में फैल गया है। संघाई में हालत यह है कि आम आदमी खाने के लिए तरस रहे हैं और उन्हें मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। और अब चीन के अन्य इलाकों में डर सता रहा है कि जब देश के आर्थिक हब संघाई में यह हाल है तो उनका क्या होगा। चीन के अधिकारियों का दावा है कि वो इस महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चीन के दक्षिणी बंदरगाह शहर गुआंगझाऊ में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ कोरोना के कुछ मामले सामने आने के बाद अब सभी की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि सभी खाद्य सामग्री अपर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय अखबार का दावा है कि लोग घबराकर बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे सामानों की कमी हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि कश्मीर संभाग के श्रीनगर में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो जिला शोपियां में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हालचाल जानने के लिए रवाना होने वाली थी। इससे पहले पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया। महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आज मुझे नजरबंद कर दिया गया क्योंकि मैं शोपियां में कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। केंद्र सरकार जानबूझकर कश्मीरी लोगों और पंडितों के पलायन को लेकर गलत प्रचार फैलाती है और सरकार नहीं चाहती कि नकली विभाजनकारी बातों का पर्दाफाश हो। वहीं सोमवार 4 मार्च को जिला के चोटीगाम में कश्मीरी पंडित दुकानदार बालकृष्ण भट्ट पर आतंकियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। बालकृष्ण का परिवार एक मेडिकल स्टोर चलाता है और उनको आतंकियों ने उनकी दुकान के बाहर गोली मार दी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पल्ली से विधानसभा चुनाव तैयारियों का शंखनाद करेंगे मोदी। रैली में जुटेंगे 1 लाख लोग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल को पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। कार्यक्रम में तैयारियों का निरीक्षण करने टीम के साथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयोजन स्थल पर 50,000 कुर्सियों की जगह तैयार की जा रही है। चुनावी माहौल का जिक्र करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे तो इससे जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस कार्यक्रम और जनसभा को सफल बनाने में किसी तरह की कसर ना छोड़ी जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम में एयरफोर्स के प्रतिबंधित इलाके में उड़ रहा था ड्रोन, एक को किया गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, हरियाणा में वायुसेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक ड्रोन उड़ता पाया गया। वायुसेना के क्षेत्र में ड्रोन के उड़ान की खबर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि यह शख्स बिना अनुमति लिए वो प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ा रहा था। एयरफोर्स अथॉरिटी की ओर से इस संबंध में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गुरुग्राम के ACP प्रीतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी के पास किसी भी प्राधिकार से ड्रोन उड़ाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि भारत में सरकारी प्राधिकार से बिना अनुमति लिए ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है।
खासकर सैन्य क्षेत्र में तो बिना अपनी पहचान साबित किए जाने की भी अनुमति नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सेना के अधिकार क्षेत्र में जो जगह है उसे प्रतिबंधित माना जाता है और बिना पहचान पत्र दिखाए उस क्षेत्र में प्रवेश तक भी नहीं करने दिया जाता। तो ड्रोन उड़ाना तो दूर की बात है, तो ड्रोन देखा गया है ऐसे इलाके में और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना का सी वेरिएंट क्या भारत के लिए खतरनाक? हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के नए सी वेरिएंट की वजह से एक्सपर्ट की चिंता बढ़ गई है और मुंबई और गुजरात में इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। और अब इस चिंता के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई नया वेरिएंट नहीं है बल्कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। मांडविया ने जानकारी दी है कि इस साल जनवरी में भी इस वेरिएंट का एक मामला मिला था। उनकी माने तो कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं, लेकिन ये सब वेरिएंट धीरे धीरे फैल रहा है और अभी के लिए सरकार द्वारा हर हफ्ते स्थिति की समीक्षा की जा रही है। और इस बात पर जोर दिया गया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बच्चों की वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मांडविया ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में वैक्सीन के दाम और ज़्यादा कम हो जाएंगे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना के मामले कम हो गए हैं। टीकाकरण भी 99% लोगों को हो चुका है और अब 18+ वाली आबादी के लिए भी बूस्टर डोज का प्रावधान कर दिया गया है। और अब इस सब पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बात पर कहा कि हमें गर्व है कि कोरोना काल में भारत ने प्रभावी तैयारी के दम पर पूरी दुनिया को एक उदाहरण पेश किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल की जासूसी में लगा हुआ है चीन, भेजे संदिग्ध गिफ्ट और सुरक्षा एजेंसियां हो गई हैं अलर्ट। जहाँ दोस्तों, क्या चीन ने इजरायली मंत्री को दिए गिफ्ट में बगिंग डिवाइस छिपाया था? इसे लेकर इजराइल ने जांच शुरू कर दी है। हॉरेट्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इजरायली शिनबेट सुरक्षा सेवा इस बात की जांच कर रही है कि क्या चीन ने संदिग्ध सामग्री पाए जाने वाले गिफ्ट की नियमित जांच के बाद एक इजरायली मंत्री को उपहार में दिए गए थर्मल कप में निगरानी उपकरण छिपाया था। कप को चीनी दूतावास से साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस मंत्री ओरेत फर्शक हेकोहोन को भेजा गया था। सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। संस्कृति और खेल मंत्रालय ने बताया कि उन्हें चीनी दूतावास से एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि एक कप मंगलवार को आने की उम्मीद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईरान और तालिबान के बीच बढ़ी खटास, तेहरान ने बंद किए सभी कंसुलर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से पाकिस्तान और ईरान के संबंध खराब होते जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट यह है कि ईरान ने तेहरान में अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाकर खरी खोटी सुनाई है और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी सरकारी टीवी के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारियों द्वारा काबुल और हेरात में ईरानी राजनयिक मिशनों पर पत्थर फेंके जाने के एक दिन बाद ईरान अफगानिस्तान में भी सभी कंसुलर सेवाओं को वो रोक रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी डायलॉग। आतंकवाद पर शहबाज को सीधा संदेश, रक्षा मंत्री बोले आतंकवाद पर लगाएं लगाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां से उन्होंने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए संदेश भेजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को खत्म करने का काम करें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये स्पष्ट है कि जब भी द्विपक्षीय वार्ता होती है आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है। हमने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता के दौरान उसी पर चर्चा की है। अमेरिका की तरफ से आश्वासन का कोई सवाल नहीं है, हमने केवल चर्चा की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से भारत आकर निवेश करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को समर्थन देने की अपील की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने अमेरिकी कंपनियों से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काम करने और इस इलाके में निवेश करने को कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया का पेट भरने को तैयार है भारत, बस WTO की मिल जाए मंजूरी, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशकश की। पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य भंडार घट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक खाद्य भंडार युद्ध के कारण
घट रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर विश्व व्यापार संगठन कुछ छूट दे देता है तो हम दुनिया को भारतीय खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे।